जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा है कि जी पार्लियामेंट जो है अगर वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी बनाए हुए रूल्स हैं उनको चेंज कर सकती है। आज ये असल में हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, जिसको कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने कहा था कि ये जो बहुत सारे सो मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस लेते हैं इनको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट, पीटीआई के जो लोग थे, जो पीटीआई थी पार्टी पॉलिटिकल, उसने कहा था कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसी जो है वो कर्ब नहीं लगानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर। तो उस सिलसिले की ये हियरिंग जो है ये चल रही थी। तो इसके ऊपर जो है ये कहा गया, जस्टिस अख्तर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे सवाल का जवाब दिया जाए कि क्या जो है ये सारा कुछ जो किया जा रहा है इसके अंदर जो है आर्ग्यूमेंट्स हम भी कर सकते हैं, हम भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो फायज ईसा साहब है उन्होंने कहा कि आप जरा खामोश रहें, पहले जो लॉयर्स इसके ऊपर बहस कर रहे हैं उनको बहस करने दें, वो जब अपनी सारी बहस उनकी खत्म हो जाएगी फिर आप सवाल कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है जस्टिस मंसूर ने कहा कि मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तो चीफ जस्टिस साहब आप मुझे उसका जवाब दें। बहरहाल ये सारी ऑन टीवी चल रही थी, तो लोग भी जो है वो बड़ा मजा ले रहे थे ये जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। ये फुल बेंच है जिसके के ऊपर फिर अब ये कहा गया था कि वही सिर्फ ये हियरिंग सुन सकेगा, तो वो अब हियरिंग सुन रहा है। पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि भाई जो लोगों के यानी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बिटरनेस है उसको खत्म करके कोऑपरेशन की राह की तरफ जाना चाहिए। और जनवरी 2024 में जो ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अनाउंस किया है कि वहां पे इलेक्शंस होने चाहिए, तो उसकी तरफ जाना चाहिए। आज इनकी मुलाकातें जो हैं सेनेटर मोहम्मद अली खान दुरानी के साथ ईवान सदर में हो रही थी, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि मैं चाहता हूं कि मुल्क के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो फेयर एंड फ्री हों और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। और ये मीनिंगलेसली जो लोग जो हैं इधर उधर की बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लोगों को अपना लीडर चूज करने दें ताकि मुल्क के अंदर जो है इकोनॉमी जो है स्ट्रांग हो सके। पीएमएलएन के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब कल सऊदी अरेबिया जाएंगे, वहां पे वो उम्रा परफॉर्म करेंगे और अपने बेटे हुसैन शरीफ के साथ भी मिलेंगे। आपको पता ही है कि 2019 से नवाज शरीफ साहब जो है सेल्फ एग्जाइल में लंदन में रह रहे हैं और मेडिकल रीजंस के ऊपर ये गए थे और फिर उसके बाद वापस नहीं आए गए थे और इनको डिक्लेयर किया गया था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अल अजीजिया और एवनफील्ड केसेस के अंदर, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली कोर्ट इनको बुला रहा था और उसकी प्रोसीडिंग्स में ये नहीं आ रहे थे। तो अब लास्ट मंथ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये नवाज शरीफ साहब अक्टूबर 21 को वापस आ सकते हैं। तो अब जब ये आएंगे तो इनको देखा जाएगा कि इनको ये जो 7 ईयर की जेल टर्म दी गई थी वो अब इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। मोदी जी जो हैं आज उनकी जो है फ़ोन के ऊपर बात हुई है बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनसे उन्होंने कहा जी कि इंडिया बिल्कुल स्ट्रांगली और यूनिवर्सली कंडेम करता है ये जो टेररिस्ट अटैक्स आपके ऊपर हुए हैं या उसका जो मैनिफेस्टेशन किया गया है। एक्स के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी मोदी जी ने कि लोग जो हैं इंडिया के वो आपके साथ खड़े हुए हैं इस मुश्किल घड़ी में और हम जो है हमेशा हम शॉक थे जब ये अटैक्स आपके ऊपर हुए थे, तो हमारे प्रेयर्स एंड थॉट्स जो हैं आपके इनोसेंट फैमिलीज और विक्टिम्स के साथ हैं। लेकिन कल कांग्रेस में, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था स्टैंस था, कांग्रेस जो है उसने कल उसकी एक कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके अंदर उन्होंने कहा है जी कि वैसे तो हम कहते हैं कि फौरन पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में सीज फायर होना चाहिए, लेकिन हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है। कांग्रेस का कहना था कि हम कंडेम करते हैं ये सारे ब्रूटल अटैक्स जो हो रहे हैं लोगों के ऊपर, लेकिन हम अपनी सॉलिडारिटी जो है वो हम पैलेस्टीनियंस के साथ जिनका के लेजिटिमेट एस्पिरेशन है ऑफ अ सेपरेट होमलैंड उसके साथ है और हम चाहते हैं कि ये हॉस्टिलिटीज फौरन बंद की जाए। तो आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पे काफी ये बात छिड़ी कि गवर्नमेंट का एक स्टांस है और अपोजिशन जो है उसका एक स्टांस है। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वी के सक्सेना, उन्होंने कहा है जी कि ये जो ऑथर हैं अरुंधति रॉय उसको अब प्रोसिक्यूट करने की उन्होंने इजाजत दी है। इसके साथ साथ जो कश्मीरी प्रोफेसर रिटायर्ड शौकत हुसैन हैं उनको भी उन्होंने कहा जी कि इनको भी प्रोसिक्यूट किया जाए क्योंकि इनके बारे में एक एफआईआर लिखाई गई थी नवंबर 29, 2010 के अंदर एक सुशील पंडित ने, और उन्होंने कहा था कि एक कश्मीर के अंदर एक इवेंट हो रहा था और उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा भड़काऊ दोनों ने बयान दिए थे, खासतौर पे अरुंधति रॉय ने। और वहां पे स्पीच करते हुए इन्होंने कहा अरुंधति रॉय ने कि कश्मीर कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, उसको जो है जबरदस्ती उसके ऊपर कब्जा किया और आर्म्ड फोर्सेस जो है इंडिया की उन्होंने
इसके ऊपर जो है कब्जा बनाया हुआ है और इसलिए जम्मू और कश्मीर को इंडिपेंडेंस के लिए जाने के लिए रोकना नहीं चाहिए और अगर वो अलग रहना चाहते हैं हिंदुस्तान से तो उनको रहना चाहिए। तो इसके ऊपर उन्होंने पंडित साहब ने कहा कि ये बहुत ही भड़काऊ बयान है, हिंदुस्तान के खिलाफ है और ये जेपटाइज करता है पब्लिक पीस एंड सिक्योरिटी। तो उसके ऊपर आज इनके बारे में लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा कि जी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि इनको जो है प्रोसिक्यूट आप करें अलॉन्ग विद प्रोफेसर साहब। एक मिशन बिठाया गया था ओरीवा जो मैनेजमेंट कंपनी थी जो कि गुजरात का मोरबी एक ब्रिज था गिर गया था जिसके के अंदर तकरीबन 135 लोगों की डेथ आई थी और 56 बहुत ही गंभीर अंदाज में जख्मी हो गए थे। तो एक एसआईटी की प्रोब बिठाई गई थी। एसआईटी की आज एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा जी कि ये गुजरात का ब्रिज जो कि ब्रिटिश ईरा में बनाया गया था, ये एक सस्पेंशन ब्रिज है मच्छू रिवर के ऊपर। तो इसके अंदर जब इसको रेनोवेशन का काम ओरीवा कंपनी को दिया गया था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है लैप्सेस किए टेक्निकल और ठीक से इसका काम नहीं किया। तो उन्होंने आज ये रिपोर्ट के मुताबिक कहा है कि इनकी मैनेजमेंट को और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बाकी जो सब लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबल हैं इतनी सारी डेथ्स के ऊपर। तो आज गुजरात के अंदर अब ये बात चल पड़ी है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि क्या इस चीज़ को गुजरात हाई कोर्ट में लेके जाया जाएगा और क्या इस रिपोर्ट के ऊपर ऑल प्रूफ बिठाई जाएगी और ओरीवा जो है उसके ऊपर और जो है सख्ती लगाई जाएगी ताकि आगे कोई भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ना ले सकें और इस तरह के ब्रिजेस जो हैं बड़े बड़े जिनके ये हादसे होते हैं उसको कैसे रोका जा सकता है आने वाले दिनों में। कैटरीना कैफ साहिबा जो हैं जी उन्होंने अपनी आने वाली जो फिल्म है टाइगर 3 उसका आज पोस्टर अपने एक्स के ऊपर जो अकाउंट है उसके ऊपर आज किया जिसमें कि जोया जो है वो देखी जा रही हैं सलमान खान के अगेंस्ट और ये एक एक्शन सीक्वेंस जो है वो देखा जा रहा है। एक हाथ में उन्होंने गन पकड़ी हुई है और दूसरी में उन्होंने एक जो है रस्सी पकड़ी हुई है और बहुत ही स्टाइलिश से कुछ कपड़े पहने हुए हैं, स्पाइस जैसे पहनते हैं, जैकेट पैंट्स बूट्स। तो उन्होंने उसके ऊपर एक्स के ऊपर नहीं अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने ये पोस्टर किया था और उसके बाद उन्होंने उसके नीचे जो टाइटल दिया हुआ था पोस्टर के नीचे वो था फाइटिंग फायर विद फायर दैट्स जोया, क्योंकि ये जोया का किरदार करती है। आपको पता ही है कि टाइगर जो सीरीज है सलमान खान की उसमें सलमान खान जो हैं वो रॉ के एजेंट हैं और कैटरीना कैफ जो जोया के रोल में नजर आती हैं वो आईएसआई की ऑपरेटिव हैं और दोनों मिलके काम करते हैं। आज जनाब रेखा साहिबा जो हैं अपना 69th बर्थडे मना रहे हैं और आज लोगों ने इनको याद किया। आपको पता ही है कि इन्होंने जो है बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में जैसे कि सिलसिला, खूबसूरत, उमराव जान में काम किया और लोगों को बड़ा वाव किया ऑफ कोर्स। लेकिन इनकी जो अपनी खुद की जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत ही सैड रही। इनकी शादी हुई थी 1919 में मुकेश अग्रवाल के साथ, लेकिन 7 महीने में ही उनकी डेथ हो गई। फिर इन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मैं कर सकती हूँ और मैं अपने मियाँ के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन बच्चे मुझे नहीं चाहिए क्योंकि फिर मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी। उसके बाद 1971 में इनको जो है वो विनोद मेहरा से प्यार हुआ था और उनकी शादी भी हुई थी, लेकिन उनकी माँ इनको इजाज़त नहीं देती थी। उससे पहले थोड़े अरसे के लिए नवीन निश्चल से भी इनका कुछ प्यार की कुछ खबरें आई थी, लेकिन उन्होंने कुछ इनको भाव नहीं दिया था ज़्यादा। इसके बाद फिर जो किरण कुमार जो कि जीवन के बेटे थे उसके बारे में खबर आई कि जी ये इनके साथ शादी करना चाहती हैं, लेकिन फिर उसी तरह फिर वही हुआ कि जीवन के वालिद जीवन साहब जो हैं वो नहीं माने। फिर इनका कुछ फंडनेस बिग बी की तरफ भी चला, लेकिन कभी इनकी शादी नहीं हो सकी। तो एक तरफ तो कमर्शियल बड़ा सक्सेसफुल इनका करियर रहा और फिर अपने पर्सनल लाइफ में लेकिन बेचारी बहुत ही अनसक्सेसफुल रही, लेकिन आज इनको इस दीवा को लोगों ने याद किया। और जनाब आज था धांसू किस्म का मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में। ये सारे मैच के ऊपर आज हम तबसरे करेंगे रिशपाल बाजवा साहब से, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहती हूँ कि आज जो पाकिस्तानी बॉलर्स जिनके के बारे में बात की जाती है कि बहुत ही धांसू हैं, उनको आज बहुत ज़्यादा बीटिंग पड़ी। वैसे तो पाकिस्तान ने 6 विकेट से ये मैच जीता जो कि हो रहा था हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। सधीरा, समारा, विक्रामे और सुशील मेंडिस जो हैं उन्होंने जो है अपनी टीम के साथ मिलके बहुत ज़बरदस्त 344 रन्स अपनी टीम के लिए 344 रन्स बनाए 50 ओवर्स में। और पाकिस्तान की जो स्टार्ट थी बहुत ही गंदी थी। इमाम उल हक और बाबर आजम जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने सहारा दिया। शफीक ने 115 ऑफ 103 रन्स बनाए और रिजवान ने 131 ऑफ 121 बॉल्स बनाए और उनको मैन ऑफ द मैच कहा गया।
तो इसके ऊपर आज हम जो है तबसरा सारा करेंगे। इसके अलावा डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड जो है उसने आज जीता 137 रन से अगेंस्ट बांग्लादेश, और पहले बैटिंग करते हुए डेविड मिलान ने बनाए 140, जॉनी बेयरस्टॉ ने बनाए 52, जो रूट ने 82, तो इन्होंने बनाए 364 फॉर 9। बांग्लादेश को इन्होंने आउट किया 227 रन्स पे इन 48.2 ओवर्स। इसमें जो लिटन दास था उसने 76 रन्स बनाए, मुशफीकुर रहीम ने 51 और रीस टॉपली ने 4 विकेट्स ली फॉर 43, क्रिस वोक्स ने 2 फॉर 49। इसके अलावा मिलान और रूट्स जो है उन्होंने 151 रन्स भी डाले सेकंड विकेट के पार्टनरशिप में। मिलान और बेयरस्टॉ ने फिर उसके बाद 115 रन्स जो हैं वो इकट्ठे बनाए, इससे पहले बनाए थे ओपनिंग विकेट के लिए। बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा कामयाब बॉलर थे, 4 विकेट्स ली फॉर 71 और शरीफुर इस्लाम ने 3 विकेट्स ली। इंडियन बैट्समैन जो हैं शुभमन गिल, हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो 14 अक्टूबर को मैच होएगा उसमें शायद शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इनको हो गया है बीमार हैं और इनको हो गया है डेंगी अनफॉर्चुनेटली। तो इससे पहले भी जो हैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर सके हैं। जो वर्ल्ड कप का इंडिया का मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और ये अब जो कल मैच होने वाला है अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो भी मिस करेंगे। बीसीसीआई का कहना है कि वो इनकी कंडीशन को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर इनकी तबीयत ठीक ना हुई तो ये जो 14 तारीख को पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच है वो भी नहीं जीत सकेंगे। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट UEFA, जो आपको पता ही है कि ये यूरोपियन चैंपियनशिप होती है, इसका आज ऐलान किया गया। यूके और आयरलैंड जो हैं वो 2028 का यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप होस्ट करेंगे, और इटली और टर्की जो उसका है वो स्टेज करेंगे 2032 का एडिशन जो है। इटली और टर्की जो हैं उन्होंने जो है लास्ट वीक ही अपनी ये जॉइंट बिड डाली थी, जो कि अब इनको मिल गई है, और टर्की के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि टर्की जो है बहुत अरसे से चाहता था कि ये मैचेस करा सके। 2028 के लिए भी इन्होंने बिड डाली थी, लेकिन ये उसके लिए फिर आगे प्रोसीड नहीं कर सके। तो फिर उसमें इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स जो थे वो सोल बिडर्स रह गए थे। अभी तक जो है वो यही कहा जा रहा था कि UEFA ने चूंकि अप्रूवल नहीं दिया है तो इसलिए कुछ पता नहीं है किसको दिया जाए। तो आज उन्होंने अपने सारे जो हैं ये डिसीजन दिए। टर्की ने इससे पहले चैंपियंस लीग जो थी इस साल उसका फाइनल इस्तांबुल में होस्ट किया था इन जून, और इससे पहले लेकर उन्होंने कोई भी बड़ा इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन नहीं कराया था। फाइनली अब उनको जो है ये यूरोपियन चैंपियनशिप होस्ट करने के लिए मिली है, और इससे पहले 2016 का भी ये कराना चाहते थे यूरो कप, लेकिन वो फ्रांस ने जीत लिया था 1 वोट से। तो अब टर्की के लिए ये बहुत आज खुशी की खबर है। दीज वर ऑल आवर न्यूज़ फॉर टुडे जी।